सामान्य अध्ययन की यात्रा जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। और एक बार फिर एक अंतराल के बाद हम आपके बीच उपस्थित हैं करेंट अफेयर्स के विशेष सीरीज डेली टॉप 10 के साथ। और बीच में जो कुछ भी हमारे बीच में एक जो अंतराल आया, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं और अब हम प्रयास करेंगे कि हम इसमें कंटिन्यू रहें। जिन 10 सवालों के साथ हम आपके बीच में आज उपस्थित हैं, उनमें से पहला सवाल है, अभी हाल ही में चर्चित रहा है 131वां संविधान संशोधन। सदन में यह संशोधन विधेयक लाया जाता है और वह पारित नहीं हो पाता है। तो इसी से जुड़ा हुआ पहला सवाल है, 131वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए किस तरह के बहुमत की आवश्यकता थी, जिसके अभाव में लोकसभा में यह पारित नहीं हो पाया। अब सरकार तो भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार बहुमत में है, तब तो सरकार है, लोकसभा में बहुमत है। इसके बावजूद किस तरह की बहुमत की आवश्यकता थी जिससे कि यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, इनमें से कोई नहीं। पूर्ण बहुमत में होने के कारण तो उनकी सरकार है। साधारण बहुमत होता है उपस्थित सदस्यों में से आधा से एक ज़्यादा लाना। लेकिन यह विधेयक पारित करने के लिए, यानी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अर्थात जितने सदस्य उपस्थित हैं उसके लगभग उसके 2/3, अगर मान लेते हैं कि 300 सदस्यों वाला है तो इसका 2/3 यानी 2/3 अर्थात 200 सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है। यह जो शर्त थी कि कम से कम 200 मतलब 2/3 सदस्यों की ज़रूरत थी, लोकसभा में इस विधेयक के लिए सरकार नहीं जुटा पाती है, इस कारण से यह विधेयक पारित नहीं हो सका। तो इसका सही आंसर होगा विशेष बहुमत। एक नज़र इस पर डालते हैं। यह बिल मुख्य रूप से परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू करने के लिए लाया गया था। लेकिन लोकसभा की सीटों की वर्तमान संख्या 543 है और जो परिसीमन करण के उसके सीटों को बढ़ाने की बात की गई थी, जो प्रस्ताव रखा गया वह था 850 करने की। अब 543 से 850 जो होने थे, इसमें से 815 सीट राज्यों से थे और उसके बाद 35 सीट केंद्र शासित प्रदेश से थे। ध्यान में रखना है कि 35 सीट थे केंद्र शासित प्रदेश से। तो ये भी सीट के लिए जो जनगणना का आधार रखा गया था वह 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन, मतलब इस तरह से परिसीमन करने की व्यवस्था थी। और सरकार 2023 में, ध्यान में होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कर चुकी थी, जिसमें 33% स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लोकसभा के सीटों के लिए निर्धारित किया गया था। इसको 2029 के चुनाव से, जो 2029 के लोकसभा चुनाव होने थे, इससे लागू कर दिया जाए, यह प्रस्ताव था। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यह जो प्रावधान है भारतीय संविधान में संशोधन का, वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने यह प्रावधान किया है कि हम अपने देश के संविधान में संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और विशेष बहुमत के संदर्भ में हमने कहा कि 2/3 सदस्यों का समर्थन, उपस्थित सदस्यों का समर्थन होता है, तो यह विधेयक पारित समझा जाता है। दूसरा सवाल हमारे लिए है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पश्चिम एशिया में, अभी जैसा कि हम जान रहे हैं कि इजराइल और ईरान का जो संघर्ष चल रहा है, पश्चिम एशिया के संघर्ष का अभिप्राय है इजराइल ईरान संघर्ष, या फिर दूसरे शब्दों में कहें इजराइल अमेरिका के साथ ईरान का संघर्ष। इससे जो संपूर्ण दुनिया में प्रभाव पड़ा है, तो UNDP के अनुसार भारत के कितने लोगों के गरीबी में जाने के खतरों का अनुमान लगाया गया है। अब स्वाभाविक बात है कि हम आज जो वैश्वीकरण के दौर में हैं, तो विश्व में किसी जगह पर अगर कोई घटना घटती है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रभावित होते हैं। तो UNDP ने एक अनुमान लगाया है
कि भारत के इतने लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे, यानी उनको गरीबी रेखा के गरीब होने का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। आपको बताना है 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, और सही आंसर है इसका 25 लाख। अर्थात 25 लाख लोग इजरायल ईरान संकट के कारण गरीब हो जाएंगे भारत के, ऐसा मानना है UNDP का। अभी अगर हम वर्तमान बात करें तो 23.9% है गरीबी दर, यानी भारत के 23.9% लोग गरीब हैं वह, लेकिन संभावित है, यानी इस घटना के कारण, यानी पश्चिम एशिया में जो संघर्ष है इसके कारण इसके 24.2% होने का संभावना है, यानी 24.2%। वैश्विक स्तर पर अगर बात करें, ये तो भारतीय स्तर की बात आई है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो 88 लाख लोगों के गरीबी में जाने का खतरा है। इस प्रकार से ईरान और इजरायल संघर्ष ने दुनिया के सामने कई मुसीबतें पैदा की है। उनमें से एक मुसीबत मनुष्य के जीवन स्तर में गिरावट से है, अर्थात उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने वाली है। और कितने लोगों का? लगभग 88 लाख लोग इसके शिकार होने वाले हैं। शिकार तो लगभग सभी होंगे, लेकिन इनमें 88 लाख लोग गरीब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फीडे विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? फिर से क्वेश्चन देखते हैं। फीडे विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू, कोनेरू हम्पी, सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी, मरियम काहिमा। और सही आंसर है इसका वैशाली रमेश बाबू। नाम से ही स्पष्ट है वैशाली रमेश बाबू, तो आप इसे सोच सकते हैं कि वैशाली अर्थात बिहार की ही है। एक नज़र हम डालते हैं। वैशाली रमेश बाबू ने फाइनल मुकाबले में फीडे जो टूर्नामेंट था उसके फाइनल मुकाबले में कैटरीना लैग्नो को पराजित किया। कैटरीना लैग्नो रूस की हैं, लेकिन आपको कहीं कहीं यह यूक्रेन मिलेगा, अर्थात यूक्रेन का उस क्षेत्र से है जिस पर रूस का वर्तमान में कब्जा है, उससे रिश्ता रखती है कैटरीना लैग्नो। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे फेडरेशन इंटरनेशनल, फीडे का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल एडेस चेस, यानी इसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में शॉर्टकट इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है फीडे। अगर उसको हम उस लहजों में एक दूसरे नज़रों से देखें तो फीडे इंटरनेशनल एडेस चेस। पहली महिला मास्टर रही है, ग्रांड मास्टर रही है। सितंबर 2025 में कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में 2000 से अधिक फीडे रेटिंग अंक प्राप्त की है फातिमा भी, और ये बिहार की हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से संबंध रखते हैं। जहाँ तक बात की जाए कि भारत के वुमेन ग्रैंड मास्टर की, तो भारत की पहली महिला इंटरनेशनल मास्टर और वुमेन ग्रैंड मास्टर थे S विजय लक्ष्मी। अगर वुमेन ग्रैंड मास्टर की बात की जाए कि कौन है, और या फिर कहे कि पहला इंटरनेशनल मास्टर, तो है S विजय लक्ष्मी। और मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला रही है, और अभी वैशाली रमेश बाबू बने हैं। फातिमा का संबंध रहा है मुजफ्फरपुर बिहार से। अगला चौथा सवाल हमारे लिए है, किस भारतीय एथलीट ने 42.195 किलोमीटर की मैराथन को मात्र 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में पूरा कर 48 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? क्वेश्चन है कि किस भारतीय एथलीट ने 42.195 किलोमीटर की मैराथन को मात्र 2 घंटा 11 मिनट 58 सेकंड में पूरा कर 48 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है? सावन बरवाल, संजीवनी, कार्तिका विजेता और निर्मावन ठाकुर। और सही आंसर है इसका सावन बरवाल। सावन बरवाल भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने 42.195 किलोमीटर की मैराथन को 2 घंटा 11 मिनट 58 सेकंड में पूरा कर लिया है, और इस प्रकार से इन्होंने इस
1978 में जो कीर्तिमान शिवनाथ सिंह के द्वारा बनाया गया था, उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो 1978 में शिवनाथ सिंह के द्वारा इस दूरी को सबसे कम समय में पार करने का, सबसे कम समय में तय करने का जो कीर्तिमान बनाया गया था, उसको अभी हाल में सावन वरवाल ने तोड़ दिया है। इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया था। भारत में मार्च 2026 में खुदरा महंगाई दर कितनी रही है? 1.25%, 1.33% 3.4% और 2.75%। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान में रखना है, खुदरा महंगाई दर का निर्धारण NSO के द्वारा किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी मुख्यालय कार्यालय के द्वारा इसका किया जाता है। 1.25%, 1.33%, 3.4% और 2.7%, और इसका सही आंसर है 3.4%। और ये जो है 2026 के लिए जो बताया गया है, इसका आधार वर्ष रखा गया है 2024। तो यानी 2024 के आधार वर्ष की तुलना में जब कभी भी महंगाई की चर्चा होती है तो उसका एक बेस वर्ष तय किया जाता है, और इस बेस वर्ष के अनुसार यह देखा जाता है कि किस प्रकार का हो। अर्थात 2024 को अगर आधार मान करके देखा जाए तो खुदरा व्यापार में 3.4% की वृद्धि हुई है महंगाई में। मार्च 2026 में थोक महंगाई दर कितनी रही? 0.83%, 1.81%। अभी आप जो पिछला देख रहे थे वो था खुदरा, और अब है थोक महंगाई दर। तो थोक महंगाई दर रहा है इन विकल्पों में से 2.13%, 3.88%, ये चारों जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से 3.88%। जहाँ खुदरा जो महंगाई दर था उसका निर्धारण NSO के द्वारा किया जाता है, वहीं WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए, WPI तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, यह संस्था है जिसके द्वारा फरवरी में 2.1% था, लास्ट ईयर मार्च के में था 2.25%, और अभी बढ़ करके हो गया है 3.88%। तो चाहे खुदरा व्यापार हो या थोक व्यापार हो, विश्व स्तर पर जो अभी आर्थिक रूप से या फिर जो विश्व स्तर पर जो युद्ध चल रहा है, इससे जो आर्थिक प्रभाव संपूर्ण दुनिया पर हो रहा है, उससे भारत का खुदरा व्यापार और भारत का जो थोक व्यापार है, दोनों प्रभावित हुआ है। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? बहुत ध्यान में रखना है इसको, पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क। अगला हमारा जो प्रश्न सब है इसी से जुड़ा हुआ है, राजस्थान, लद्दाख, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है लद्दाख। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं कि पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क किस नदी के किनारे, ये तो हम जान गए कि लद्दाख में है। अब लद्दाख के बाद आप इसको तय करना, रावी, सतलज, चिनाब, सिंधु, इसमें से किस नदी के तट किनारे यह बनाया जाएगा? तो सिंधु नदी के किनारे बनाया जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि लद्दाख में बनाया जाएगा, सिंधु नदी के किनारे। पेट्रोग्लिफ्स जो चीज़ की अभी हम लोग चर्चा किए, इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसके लिए ASI जो भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ध्यान में रखना है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग और लद्दाख का आर्काइव्स म्यूजियम विभाग के बीच समझौता हुआ है। इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प ढूंढना है। पेट्रोग्लिफ्स प्राचीन समय की चट्टानों पर उकेरी गई आकृतियां, चित्र या प्रतीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या है, तो आपको बताना ये है कि इसमें ये कथन सही है या नहीं है। इनमें मानव जीवन, जानवर, धार्मिक प्रतीक और पुरानी लिपियां जैसे संस्कृत, अरबी, चीनी मिलती है, और ऑल ऑफ दिस। और सही आंसर है इसका ऑल ऑफ दिस, यानी सभी है। अर्थात पेट्रोग्लिफ्स में आपको प्राचीन समय की चट्टानों पर जो उकेरी गई आकृतियां हैं, चित्र हैं, प्रतीक हैं, वो भी मिलेंगे। साथ साथ मानव जीवन में जानवर, धार्मिक प्रतीक और पुरानी लिपियां जैसे संस्कृत, अरबी, चीनी भी मिलती है। और साथ में ध्यान में रखना है कि पेट्रोग्लिफ्स को विकसित करने के लिए
ASI यानी जैसा कि हमने अभी जिक्र किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और लद्दाख का जो आर्काइव्स है उसके बीच और म्यूजियम विभाग के बीच में समझौता हुआ है। तीन के मध्य यह समझौता है, ASI, लद्दाख का आर्काइव्स और म्यूजियम विभाग। अगला सवाल है हमारा, पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क बनाने का उद्देश्य क्या, अर्थात किस उद्देश्य के साथ इसको बनाया जा रहा है। पहला है सैकड़ों साल पुराने शिलाचित्रों को सुरक्षित रखना। दूसरा है जो शिलाचित्र अलग अलग और खतरे में हैं उन्हें एक जगह लाकर संरक्षित करना, और लोगों के लिए इन्हें शिक्षात्मक और पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करना। सभी, और सही इसका आंसर है सभी, अर्थात पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क बनाने का जो मूल उद्देश्य है वह है कि जो सैकड़ों साल पुराने शिलाचित्र हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, जो शिलाचित्र अलग अलग और खतरे में हैं उन्हें एक जगह लाकर संरक्षित रखा जाए, लोगों के लिए उन्हें शिक्षात्मक और पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत किया जाए। ये आज के टॉप 10 थे जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ, हम आपके बीच में यूं ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवालों के साथ उपस्थित होते रहेंगे। आज भर के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।